हेलो फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा। कल क्लास में मैंने बताया था, तो आज मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के प्रश्नों की बात हो रही दोस्तों। तो आज वही प्रश्न मैंने लिए हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। आप जैसे पहले ही क्वेश्चन देख रहे होंगे 2015 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, फिर 2020 में आया हुआ है, फिर 2021 में आया हुआ है। मीन्स 4 बार अभी तक आ चुका है। तो आगे भी आने के चांस बनते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और कल भी मैंने क्वेश्चन कराया तो वो तो 5-6 बार रिपीट हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या है कि गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए, स्पष्ट कीजिए कि गद्य में अंतर क्या है। ऐसे मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा बता देता हूँ। कल की क्लास में बात हुई थी दोस्तों कि गद्य उसे कहते हैं जैसे कहानी है, तो गद्य और कविता को पद्य, मोटी मोटी भाषा में। फिर भी हम इसको देखते हैं क्या है। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दैनिक व्यवहार का मतलब आम जीवन में जैसे हम लोग रहते हैं, हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। मीन्स जो हम जैसे हम ही या ये बोल रहे हैं तो ये गद्य की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के ही द्वारा सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण समस्त एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से। मीन्स पद्य दोस्तों, इसमें जैसे कोई कविता रहती है, उसमें आप हो सकता है ऐसी ऐसी कविता रहती है कहुरुलाई आ जाए, तो वही की भाव है भाई, रागात्मा है, इसमें लय बनती है तो लय होती है, सुर होता है दोस्तों, सुर भी बनता है इसमें पढ़ते वक्त। फिर है कि जो अंतर इन्होंने पूछा है कि गद्य एवं पद्य में मुख्य अंतर इस प्रकार है। तो जैसे कि दोस्तों गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। मीन्स विराम चिन्ह आप जानते होंगे दोस्तों, इसका प्रयोग गद्य में किया जाता है, पद्य में नहीं। जबकि पद्य में नियमों का कोई बंधन नहीं होता, पद्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। फिर दूसरा पॉइंट है कि पद्य में गति एवं लय की विशेष भूमिका होती है। बताया मैंने दोस्तों कि लय सुर की इसमें विशेष भूमिका होती है पद्य में, जबकि गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त, युक्त का मतलब जुड़ी हुई होती है, छंद इसमें ऐड रहता है, मतलब छंद रहे। मुक्त, युक्त का मतलब जुड़ा दोस्तों। मुक्त का मतलब जैसे युक्त मुक्त का मैं अर्थ बता देता हूँ आपको। युक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ और मुक्त का मतलब अलग। फिर जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अभी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में और 2019 में कि मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है कि मतलब शब्द से ही पता चल रहा है कि मौन वाचन क्या है। मौन का अर्थ है बिना धुन किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि कोई आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात न हो पाए कि कहीं किसी और क्या पढ़ा जा रहा है। यह मौन वाचन है। मौन वाचन को हम वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार का बताते अवश्य हैं, परंतु यथार्थ में यह वैयक्तिक होता है। सामूहिक तो इसलिए कह देते हैं कि पूरी कक्षा के एक साथ कराया जा सके, जिसमें छात्र अपनी अपनी गति के अनुसार पठित अंश को पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड आए हैं, मैं उनका मतलब बता देता हूँ दोस्तों। जैसे वैयक्तिक है, सामूहिक है और मौन वाचन का अर्थ। मौन वाचन का जैसे पेपर हम लोग करते हैं, तो पेपर में जो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं अपने दिमाग में, यही है मौन वाचन। और सामूहिक जैसे बताया गया कि भाई सामूहिक जैसे कक्षा में जब पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है कि आप सब लोग अपने मन में पढ़ो, उसके बाद हमें किसी भी हम अर्थ पूछ लेंगे। ऐसा आप लोगों ने भी मतलब इसको किया होगा दोस्तों, क्लास में ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि भाई टीचर ने बोला होगा कि अब मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार आप लोग पढ़ो, फिर उसके बाद हम किसी से भी पूछेंगे। तो ये मौन वाचन है दोस्तों। वैयक्तिक का मतलब क्या होता है। वैयक्तिक का मतलब स्वयं, खुद, मतलब एक सिंगल पर्सन। और सामूहिक का मतलब पूरी क्लास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। मौन वाचन का महत्व क्या है। मौन वाचन हो या अन्य कोई शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व भाषा ही अंतर से दोनों एक ही। इस दृश्य से मौन वाचन का महत्व होगा। पहला पॉइंट है, मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं।
मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। मैंने बताया दोस्तों एग्ज़ाम हॉल, सीधा इसका मोटा मोटा सबसे अच्छा उदाहरण एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल में भैया मौन वाचन का ही प्रयोग किया जाता है, तभी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन कुछ स्टूडेंट थोड़ा तेज़ पढ़ते हैं तो डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। मौन वाचन कोई भी बालक कौमा विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी इच्छा गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और कभी भी कर सकता है। अर्थात मौन वाचन में ही नहीं, रेल या बस की यात्रा में कहीं भी सुबह दोपहर शाम रात कभी भी किया जा सकता है। अब चौथा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट काफ़ी बड़ा था। इसमें स्वेच्छा के साथ साथ स्वागत इसे वाचन किया जा सकता है। स्वेच्छा का मतलब खुद की इच्छा, स्वेच्छा का मतलब वो दोस्तों खुद की इच्छा। फिर पांचवा पॉइंट है अवकाश मतलब छुट्टी के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स जैसे हॉलीडे हो गया या कोई छुट्टी है तो इसमें मौन वाचन का प्रयोग करके इस छुट्टी का जो हॉलीडे है इसका अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। फिर छठवां पॉइंट है इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। मीन्स आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, जब हम लोग तेज़ पढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या होता है कि अर्थ ज़्यादा हम समझ नहीं पाते, बस पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन होता क्या, जब मन में पढ़ते हैं तो इसका अर्थ भी समझते चलते हैं। फिर सातवां पॉइंट है इसके द्वारा वाचन चिंतन आदि सभी संभव हैं जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक है। फिर आठवां पॉइंट है उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता और महत्व दोनों ही अधिक है। अर्थात प्राथमिक से माध्यमिक, प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5 और माध्यमिक का मतलब कक्षा 6 से 8 तथा उच्च स्तर के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ती ही जाती है। इसमें व्यक्ति या बालक को क्षमताओं एवं योग्यताओं को पूरा उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों लगातार 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2017, फिर 2019 में, फिर 21 में। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने बहुत बार बताया दोस्तों कि उपसर्ग भैया शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो डायरेक्ट इसको हम देखते हैं तो अर्थ, जैसे इन्होंने लिखा है जो अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें इसे उपसर्ग कहते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, जैसे आ उपसर्ग है, अब क्या कहते हैं ये किसी शब्द के आगे लग गया, मान लीजिए जैसे आजन्म है, जैसे आगमन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे लिखे गमन, आजन, जन्म के आगे लग गया आजन्म, तो अर्थ तो पूरा बदल जाएगा। फिर मुख्य उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे अब शब्द है वे मान वात, अपवे अपमान अपवाद। फिर अनु है तो इसका क्या हो जाएगा? गामी है, मतलब किस शब्द में इसे जोड़ा जा सकता है, तो वही है इधर गामी रागी वाद, तो अनुगामी अनुरागी अनुवाद। फिर है अव, तीसरा तार गुण, अवतार अवगुण। फिर है मान है उदय, अभिमान अभ्युदय। फिर है बड़ा, फिर है जन्म गमन, तो आजन्म कामन आगमन हो जाएगा। फिर है कु, तो दोस्तों इसका हो जाएगा संग मार्ग, कुसंग कुमार्ग। फिर है दुर, तो इसका जो शब्द बनेगा जन है आचार है उपयोग है, तो दुर्जन दुराचार दुरुपयोग। फिर है दोस्तों निर, फिर इसका दोस्तों दोष है धन है, तो इसका हो जाएगा निर्दोष, फिर हो जाएगा निर्धन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं हम सभी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।